नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू न्यू योर जीएस। यहाँ पे पार्ट 3 में हम लोग स्टेट ऑफ इकोनॉमी से रिलेटेड एमसीक्यू कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है इंडिया का एक्सटर्नल ट्रेड से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए, पहले हम लोग देख लेते हैं इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करती है और क्या क्या इंपोर्ट करती है। जो एक्सपोर्ट होता है, फर्स्ट होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जो ये अराउंड 20% है ऑफ टोटल एक्सपोर्ट। जेम्स एंड ज्वेलरी 10%, इंजीनियरिंग गुड्स 25%, केमिकल एंड फार्मा, सॉरी ये फार्मा होगा, केमिकल एंड फार्मा 13%, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स 8%। यहाँ पे जो क्रूड ऑयल का है वो हम लोग अराउंड 30% इम्पोर्ट करते हैं। गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन अराउंड हम लोग 9% इम्पोर्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम 13%, मशीनरी एंड ट्रांसपोर्ट अराउंड 11%, कोल एंड मिनरल्स अराउंड 6%। तो अब ये देखिए, इन दोनों से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखिए, इंजीनियरिंग गुड्स कॉन्स्टिट्यूट द सिंगल लार्जेस्ट कैटेगरी अमॉन्ग इंडिया नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट। जो इंजीनियरिंग गुड्स है, इसका इसका देखिए 25% कंट्रीब्यूशन है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम टोटल 100 यूनिट एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें 25 यूनिट इंजीनियरिंग गुड्स का, जो कि सबसे हाईएस्ट है, सिंगल हाईएस्ट कैटेगरी अमॉन्ग इंडिया नॉन पेट्रोलियम। अगर हम पेट्रोलियम भी कंसिडर कर लें तो भी ये सिंगल मोस्ट हाईएस्ट है। वाइल टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स अकाउंट्स फॉर लेस देन 10% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट। ठीक है, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स अकाउंट अराउंड 8% ऑफ टोटल। यहाँ पे लेस देन है, तो ये भी ये स्टेटमेंट सही है और ये भी सही है। इस इंजीनियरिंग को सबसे सबसे ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फॉर्म द सेकेंड लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट बास्केट। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट फॉर्म द सेकेंड लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट बास्केट। देखिए, सबसे ज़्यादा हम लोग इंजीनियरिंग गुड्स से एक्सपोर्ट करते हैं, देन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 20% जिसका शेयर है जो एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम 100 यूनिट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया, जैसे डीजल हो गया, निफ्था हो गया, एमएस हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा, जो जो भी आए, या फिर पॉलीमर्स वगैरह भी होता है, जो मतलब पेट्रोलियम पॉलीमर्स होता है, उसमें जैसे नेफ्था को क्रैक करके पॉलीमर्स बनाया जाता है, तो उसको लेके जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो सबसे मतलब सेकेंड हाईएस्ट है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, वाइल क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम फॉर्म द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इम्पोर्ट बास्केट। देखिए, यहाँ पे इंपोर्ट में देखेंगे तो क्रूड ऑयल हम लोग सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, अराउंड 30% ऑफ टोटल इंपोर्ट, राइट। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन contributed to both India top 5 एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, टॉप 5 इम्पोर्ट, राइट। तो यहाँ पे देखिए, जेम्स एंड ज्वेलरी जो है 10% है। यहाँ पे गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन जो है 9%। ठीक है, जेम्स एंड ज्वेलरी में इसमें भी मतलब गोल्ड इंक्लूडेड होता है, जैसे हम रॉ गोल्ड इंपोर्ट करके ज्वेलरी बना के भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो भी देखिए अराउंड दोनों सेम है, लगभग 1% का डिफरेंस है। तो टॉप 5 इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट में गोल्ड इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे देखिए, ये है CBM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जो कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा 2023 में एक रेगुलेशन लाया गया था। ठीक है, इसमें क्या था कि अगर इसमें देखिए, इस रेगुलेशन की वजह से क्या होगा, पहले ये क्वेश्चन देख लेते क्या है ये स्टेटमेंट। अंडर द यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, इंपोर्ट ऑफ स्टील, ठीक है, सीमेंट, फर्टिलाइजर इनटू द यूरोपियन यूनियन मे अट्रैक्ट एडिशनल कार्बन टैक्स। ठीक है, इफ प्रोड्यूस यूजिंग कोल बेस्ड एनर्जी। यहाँ पे देखिए, ये एक कंडीशन है। ठीक है, अगर कोल बेस्ड एनर्जी यूज करके आप जैसे सीमेंट या फिर स्टील या फिर फर्टिलाइज़र या फिर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसको अगर यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट करें,
तो उसमें क्या होगा ना, एडिशनल टैक्सेस, एडिशनल कार्बन टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, सपोज अगर इंडिया स्टील या फिर बोलिए सीमेंट, ठीक है, या फिर बोलिए फर्टिलाइजर, ठीक है, अगर ये कोल बेस्ड है और इसको हम अगर यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे हमको कार्बन टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो है इफेक्टिव हो जाएगा 2026 से। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। आप यहाँ पे उस देख लीजिए, ये सारा पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, CBAM कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म अप्लाई टू इम्पोर्ट ऑफ आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम, फर्टिलाइजर, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, टैक्सेस डिपेंड अपॉन कार्बन इमिटेड इन प्रोडक्शन। ठीक है, अगर यही सपोज अगर आयरन या जो स्टील है या फिर सीमेंट है, अगर ये रिन्यूएबल बेस्ड एनर्जी यूज करके अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें ये टैक्स हमको नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोल बेस्ड है, ठीक है, अगर फॉसिल फ्यूल बेस्ड है, तो इसमें हमको एडिशनल कार्बन टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि जिसकी वजह से जो कम्पिटिटिवनेस है यूरोपियन मार्केट में, वो इंडिया का वो डाउन हो जाएगा। ये एक बार देख लीजिएगा, ये टेबल एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन है इंडिया का बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे देखिए, शेड्यूल कमर्शियल बैंक ग्रॉस NPA डिक्लाइन टू अराउंड 2.6%, द लोवेस्ट इन मोर देन अ डिकेड। ठीक है, ये देखिए, ये सही है। अभी ये कैसे सही है? डिक्लाइन टू अराउंड 2.6%, ये सही है एज पर RBI एंड इकोनॉमिक सर्वे। द लोवेस्ट इन मोर देन अ डिकेड, इन देखिए ये जो है ना, लास्ट 12 ईयर्स का ये सबसे लोवेस्ट NPA है शेड्यूल कमर्शियल बैंक का। इंडिया का जो बैंक है उसका जो ग्रॉस NPA देखेंगे तो 2.6% पहुँच गया है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, जिसको बैंक को उम्मीद है कि ये एसेट्स हमको मिलने का चांस बहुत कम है। इसमें भी देखेंगे ना, तो जो नेट NPA है, अगर उसमें प्रोविज़न को माइनस कर दे, ठीक है, नेट नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट्स है वो ओनली 0.6% है। ठीक है, तो पहला सही है। सेकेंड स्टेटमेंट चेक करते हैं। CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक रिमेन एबव 16%, वेल एबव द रेगुलेटरी मिनिमम। देखिए, इंडिया में रेगुलेटरी मिनिमम कितना है, CAR कितना होना चाहिए शेड्यूल कमर्शियल बैंक का? 9%। ठीक है, एज पर RBI। और लेकिन एज पर ग्लोबल बेसल नॉर्म्स कितना है, मिनिमम कितना होना चाहिए? 8%। लेकिन इंडिया का जो कैपिटल CAR है वो अराउंड 16.7% है। तो एबव 16%, एग्जैक्ट फिगर इतना एज पर इकोनॉमिक सर्वे। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट। यहाँ पे देखिए, थर्ड स्टेटमेंट, पर्सनल लोन एंड हाउसिंग लोन टुगेदर अकाउंट फॉर ए स्मॉलर शेयर ऑफ बैंक क्रेडिट कंपेयर टू इंडस्ट्रियल लोन। अब यहाँ पे देखिए, जो बैंक क्रेडिट दे रही है, इंडस्ट्रियल लोन और पर्सनल लोन एंड हाउसिंग लोन, तो जो बैंक क्रेडिट है, अगर सपोज अगर 100 यूनिट दे रही है बैंक क्रेडिट, ठीक है, तो वो पर्सनल लोन प्लस हाउसिंग लोन, इसका जो शेयर है अराउंड 33% है, जबकि इंडस्ट्रियल लोन का शेयर जो है, जो इंडस्ट्री को जो क्रेडिट दे रही है, जो लोन दे रही है बैंक, उसका जो परसेंटेज है टोटल क्रेडिट का, वो अराउंड 28 से 29% है। ठीक है, एज पर इकोनॉमिक सर्वे। यहाँ पे देखिए, इसमें तो चलिए हाउसिंग लोन में फिर भी कोलेट्रल होता है, राइट, लेकिन इसमें जो पर्सनल लोन है ना, इसमें कोई कोलेट्रल नहीं रखा जाता है। ये काफ़ी रिस्की होता है पर्सनल लोन, या फिर जो क्रेडिट कार्ड होता है उसमें कोई कोलेट्रल नहीं होते हैं।
तो ये काफ़ी, ये जो पर्सनल लोन है और जो क्रेडिट कार्ड का जो होता है ना, वो काफ़ी रिस्की होता है बैंक के लिए। तो ठीक है, पर्सनल लोन है हाउसिंग लोन टू अकाउंट पर स्मॉलर शेयर नहीं, इसका शेयर ज़्यादा है कंपेयर टू इंडस्ट्रियल लोन, तो ये गलत हो जाएगा। इन नवंबर 23 द आरबीआई इंक्रीज द रिस्क वेटेड ऑन पर्सनल लोन एंड क्रेडिट कार्ड टू कर्व ओवर लेवरेजिंग बाय हाउस होल्ड। अब इसमें देखिए, इसमें क्या किया है, जैसे बैंक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड, उसमें जो वेटेज था, उसमें जो रिस्क वेटेज है, सपोज इसको ऐसे समझिए, जैसे अगर पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड, ठीक है, अगर कोई बैंक दे रही है, लोन दे रही है, तो अगर सपोज अगर 100 रुपीज़ लोन दे रही है बैंक, ठीक है, तो पहले सपोज ये था कि 20% है इसका रिस्क वेटेज जो है, मतलब रिस्क है कि 20% की अराउंड 100 रुपया में 20 रुपीज़ जो है वो नहीं आएगा, ऐसा है। तो इसमें अभी क्या किया आरबीआई ने, इसको बढ़ा दिया, ठीक है। और इसमें बढ़ाने का मतलब वो क्या हुआ, सपोज फॉर एग्जांपल 20% से 25% अगर हो गया, तो इसका जो रिस्क है, जो बैंक को अब नहीं मिलेगा, वो है 25 रुपीज़। तो ये जो रिस्क वेटेड एसेट है ना, तो तब इसमें क्या होगा ना, जो सी ए आर है, तो इसको ऐसे समझिए, अगर बैंक का अपना कैपिटल अगर 100 रुपीज़ है, ठीक है, और जो रिस्क वेटेड एसेट है, तो अब इसमें रिस्क वेटेड एसेट, अगर ये रिस्क वेटेड वेट बढ़ जाएगा पर्सनल लोन पे, तो यहाँ पे जो रिस्क वेटेड एसेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, सीआर कम हो जाएगा। इसको आप ये कॉन्सेप्ट को ना आप अच्छे से समझिएगा जाके। तो इसमें यही है कि जो रिस्क वेटेड एसेट है, रिस्क वेट है ऑन पर्सनल एंड क्रेडिट कार्ड, वो इंक्रीज किया गया है आरबीआई के द्वारा। ये भी सही है एज पर इकोनॉमी सर्वे। 1, 2 एंड 4 इज करेक्ट। 1, 2 एंड 4। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पे देखिए, विथ रेफरेंस टू द स्टेबिलिटी ऑफ इंडियाज बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, कंसिडर अ फ्लोइंग स्टेटमेंट एज पर आरबीआई प्रूडेंशियल नॉर्म, अ टर्म लोन, ठीक है, अ टर्म लोन इज क्लासिफाई एज एनपीए इफ रिपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पे देखिए और है, और प्रिंसिपल रिमेन ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डे। अगर टर्म लोन के केस में क्या है, अगर ओवर ड्यू मोर देन 90 डेज हो गया, देन दैट लोन विल बी क्लासिफाई एज ए एनपीए बाय द बैंक। ओके, ये सही है। यहाँ पे देखिए, ये एग्रीकल्चर लोन से रिलेटेड है। दूसरा स्टेटमेंट, एग्रीकल्चर लोन फॉलो द सेम 90 डे रूल फॉर एनपीए क्लासिफिकेशन एज टर्म लोन, नहीं, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ क्रॉप साइकिल। ये गलत है। बेसिकली क्या है, जो एग्रीकल्चर लोन है उसमें क्या होता है, अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है तो उसमें अगर आप पेमेंट टू क्रॉप साइकिल तक अगर नहीं करते हैं, देन दैट एग्रीकल्चर लोन विल बी क्लासिफाई एज ए एनपीए बाय द बैंक। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, क्रॉप है, तो उसका 1 क्रॉप साइकिल काउंट करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सेकंड जो है, इसका जो क्लासिफिकेशन एग्रीकल्चर लोन का और टर्म लोन का, वो सेम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए थर्ड, तो ये गलत हो गया। द CAR ऑफ इंडिया बैंक वाज एबव 16% इन 24, ठीक है, एबव 16% सही है, 16.7 था। सिग्निफिकेंटली हायर देन द रेगुलेटरी मिनिमम ऑफ 90%, सही है, 9%। ओके, ए लार्ज पोर्शन ऑफ रिटेल एनपीए इन इंडिया
ओरिजिनेट फ्रॉम अनसिक्योर क्रेडिट सच एज क्रेडिट कार्ड एंड पर्सनल लोन। आपको ये बताया था ना पहले भी कि ये जो क्रेडिट कार्ड है और पर्सनल लोन है ना, इसमें कोई कोलेट्रल नहीं होती है, ठीक है। ये कोलेट्रल फ्री लोन है। कोलेट्रल फ्री लोन रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो टोटल रिटेल एनपीए है, रिटेल एनपीए का अराउंड 52% जो लोन है, 52% है, वो जो जितना भी रिटेल एनपीए है उसका 52% जो है वो पर्सनल लोन प्लस क्रेडिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड की वजह से जनरेट हुआ है, क्योंकि उसमें कोई कोलेट्रल नहीं है। आप देखेंगे जबकि जो हाउस लोन है, ये एजुकेशन लोन है, उसमें क्या होता है, कोलेट्रल होता है। ये स्टेटमेंट जो है सही है। तो 1, 3 एंड 4 इज करेक्ट। देखिए ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट।